मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर एलिस हमें स्टोरी बता रही है। हमें बताया जाता है कि 1990 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने इंग्लैंड में बहुत सारे बॉम्बिंग की थी। ऐसी बॉम्बिंग फिर ना हो, इसलिए MI6 एक सीक्रेट सर्विस ने बहुत सारे फ्रीलांस लोगों को हायर किया था। ये सब लोग स्पाइस थे। रॉबर्ट ऐसा ही स्पाई था। वो किसी की आंखों में एग्जैक्ट टाइम के लिए देखा करता था। उसके बाद उसकी वो सब बात माना करते थे। अंडरकवर बनकर रॉबर्ट एक जगह पर बारटेंडर का काम करता है। उसके लिए काम करने के लिए सिविलियंस को रिक्रूट करता था। एक राइट पर्सन को चूज करना है उसकी स्पेशलाइजेशन थी। एक कॉलेज स्टूडेंट उसके बार में ड्रिंक कर रहा था। उसके साथ वो बात करने लगता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स की जरूरत है। इस लड़के की 2 फ्रेंड्स थे। इनमें से एक लड़की का नाम था सोफिया। रॉबर्ट उन्हें बताता है तुम सबके कॉलेज में IRA के टेररिस्ट छुपे हुए हैं। स्टूडेंट में से वो कौन है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तुम सबको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। इसके बाद वो सब लोग उसे हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। कॉलेज पर हर एक आदमी पर वो नजर रखने लग गए। एक स्टूडेंट को रॉबर्ट ने टारगेट किया था। उसी स्टूडेंट के घर पर एक रात पार्टी थी। उस पार्टी में सोफिया का काम था कि सब लोगों को घर के बाहर ले जाए। दूसरे का काम था कि घर खाली होने के बाद वो घर की छानबीन करे और सब कुछ एविडेंस निकाल ले। सोफिया सबको बाहर ले जाती है और जिस टेररिस्ट पर नजर रख रहे थे वो कहता है कि मेरा वॉलेट पीछे रह चुका है और वो फिर से घर में आ गया। रॉबर्ट के लिए काम करने वाला लड़का ऊपर ही था। वो कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। उसने रॉबर्ट को कहा कि मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात अचानक रॉबर्ट इनके घर पर आया। उसने सब लोगों को घर से उठा लिया था और वो सोफी के पास भी आता है। उसे कहता है कि IRA को तुम लोगों के बारे में पता चल चुका है। तुम्हारी लाइफ को खतरा है। तुम सबको अभी के अभी मुझे यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। उसने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद 9 साल के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। हमारी मेन कैरेक्टर एलिस हमें दिखती है जो एक लॉयर थे। एलिस अपने क्लाइंट के लिए कुछ भी कर सकती थी, लीगल इलीगल इन सब तरीकों से। उसने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाली थी जिस वजह से उसका क्लाइंट एक केस जीतने वाला था। ये देखकर उसका क्लाइंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सब फिर सेलिब्रेट करने के लिए चले गए। इवनिंग में वो ड्रंक होकर आ रही थी। रॉबर्ट वहां पर कार सेल करने का काम करता था। उससे बात करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें यहाँ से आता जाता देखता हूँ। एलिस को एक स्ट्रेंजर को उसके पास आकर बात करना अच्छा नहीं लगता। उसे गालियां दे देती है और वहां से चली गई। सुबह होने के बाद वो फिर से उस शोरूम के यहाँ से जा रही थी। वो रॉबर्ट को देखती है और कल रात के बारे में उसे याद आया। आकर उसने उसे कल रात के लिए सॉरी कहा। वो उसे पूछता है कि तुम कितनी हंगोवर हो। एलिस को बहुत तकलीफ हो रही थी तो रॉबर्ट ने कहा कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। जब वो उसके ऑफिस तक छोड़ देता है तो उसे अपना कार्ड देता है। कहता है कि अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहती हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। एलिस कहती है कि मैं कार सेल्समैन को डेट नहीं करती। रॉबर्ट बहुत ही परसिस्टेंट था। इसी वजह से कल डेट के लिए वो मान जाती है। अगले दिन रेडी होकर एलिस उसका बहुत वेट करती है तो रॉबर्ट आता ही नहीं। इस बात से वो गुस्सा हो गई थी। अगले दिन मीटिंग में वो ज्यादा अटेंशन दे नहीं रही थी। रात में उसे रॉबर्ट का कॉल आता है। उसे सॉरी कह रहा था। एलिस कहती है तुम्हें कोई भी सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। रॉबर्ट ने कहा कि कल मेरे फादर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वैसे अब मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। कल के लिए सॉरी कहने के लिए उसने उसके लिए एक पेंटिंग लाई थी। एलिस तो उसे पहले मना कर रही थी पर पेंटिंग देखकर उसे अंदर ले लेती है। इसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। उसे वो कहाँ पला बड़ा है इसके बारे में पूछती है। रॉबर्ट कहता है कि मेरे फादर मिलिट्री में थे। रॉबर्ट उसे उसके जॉब के बारे में पूछता है। एलिस को अपना जॉब उतना पसंद नहीं था। रॉबर्ट ने कहा तुम्हें वो चेंज कर लेना चाहिए। एलिस कहती कि एक जॉब है और उसे करना ही पड़ता है। एलिस उससे अट्रैक्टेड थी और चाहती थी कि रॉबर्ट वहीं पर रुके पर रॉबर्ट वहां से चला जाता है। अगले दिन एलिस को ऑफिस में रॉबर्ट का कॉल आया। रॉबर्ट उसे कहता है कि क्या तुम अब मुझे मिल सकती हो। वो उसे एक लाइट हाउस के पास बुलाता है। एलिस फिर उसके करीब आ गए और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रॉबर्ट वॉशरूम में था तभी उसके मोबाइल पर सोफिया का कॉल आता है। एलिस से देख लेती है और प्रिटेंड करती कि उसने कॉल नहीं देखा। रॉबर्ट फिर वहां से चला गया। एलिस को शक चला गया था तो अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को रॉबर्ट के बारे में जरा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो कहती है। नेक्स्ट सीन में रॉबर्ट सोफिया के पास मिलने के लिए आया था जो अब भी अंडरकवर काम कर रही थी। रॉबर्ट ने सोफिया को एलिस का प्रोफाइल दिया था। उसके फाइनेंसेस वगैरह सब कुछ चीजें एकदम नॉर्मल थे। एलिस को उसके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का कॉल आता है और उसे कहता है कि मुझे रॉबर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद वो दोनों लंच के लिए आते हैं। एलिस कहती है कि मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था और उसने तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी निकाली। उसे कुछ भी मिला नहीं। रॉबर्ट कहता है कि मैं सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता हूँ और आजकल जरा अंडरकवर हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ तुमसे कह नहीं सकता। रॉबर्ट कहता है कि ये सारी चीजें तुम्हें शॉक दे सकती है पर यही सच है।
अब हम लोग जरा सीरियस रिलेशनशिप में हैं, इस वजह से मेरी एजेंसी भी तुम्हारे बारे में जरा इन्फॉर्मेशन निकालेगी, तो कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें सुनकर एलिस के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक हॉलीडे के लिए बाहर आए थे। इसके बाद वो एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। रॉबर्ट उसे किड्स के बारे में पूछता है। उसे पता नहीं था, रॉबर्ट को बच्चे चाहिए थे। 5 साल में उसे बच्चे और अपना खुद का बिजनेस चाहिए था। एलिस पूछती कि तुम किस चीज का बिजनेस करोगे। रॉबर्ट ने कहा कि आजकल अमीर लोग कार लीज करते हैं, उन्हें खुद की कार बाय करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। उस बिजनेस में मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। उन दोनों की रिलेशनशिप सीरियस हो रही थी। इसी वजह से एलिस रॉबर्ट को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर आती है। एलिस के फादर ने रॉबर्ट से उसकी फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा। रॉबर्ट कहता है कि मैं और एलिस मिलकर एक बिजनेस करने वाले हैं। एलिस के फादर को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एलिस का जॉब बहुत ही अच्छा था और वो नहीं चाहते थे कि वो अपने जॉब को छोड़ दे। रॉबर्ट कहता है कि हम कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं पाना चाहते, हमें लाइफ में एक फ्रीडम चाहिए। एलिस के फादर को रॉबर्ट थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा था। वो बाद में एलिस से कहता है कि शायद तुम्हारे फादर राइट है, हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए। एलिस कहती है कि तुम्हें उनके बारे में वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने प्लान बनाया तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट सीन में रॉबर्ट सोफिया से मिलने के लिए आया हुआ था। उसे कहता है कि अब हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। सोफिया को लगता है कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है। रॉबर्ट कहता है कि तुम्हारा एकेडमी में सिलेक्शन हो चुका है। 9 ईयर से सोफिया फ्रीलांस काम कर रही थी और एकेडमी में सिलेक्शन होना यानी कि उसकी परमानेंट पोस्ट हो जाएगी। इस बात को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। नेक्स्ट सीन में एलिस फिर से अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिलती है। उसने कहा कि रॉबर्ट के रियल नेम को मैंने चेक किया, कोर्ट में एक केस चली थी और एक लड़की के पीछे था। वो हमेशा उसके पास रहता था, उसे धमकाता था। ये केस कोर्ट में भी गई थी, पर उसके बाद कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया था। इन्वेस्टिगेटर को उस लड़की के फादर का नंबर मिला था। इस बात से सोफिया जरा डिस्टर्ब होती है। रॉबर्ट ये देखकर उसे कहता है कि अब हम एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं, इसी वजह से मेरी एजेंसी तुम्हें डिस्टर्ब करने का ट्राई करेगी। वो मेरे बारे में तुम्हें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके बाद तुम मुझे छोड़ने का ट्राई करोगे। एलिस इस बात पर बहुत ही कंफ्यूज थी कि उस लड़की के फादर को उसे कॉल करना भी चाहिए या नहीं, पर फाइनली उस लड़की के फादर को कॉल कर देती है। उसने कॉल किया तो लड़की की मदर बोल रही थी। इसके बाद एलिस और रॉबर्ट लंच के लिए मिलते हैं। एलिस ने रॉबर्ट को कन्फ्रंट किया। वो कहती कि तुम्हारी ओल्ड गर्लफ्रेंड के साथ तुम भाग गए थे और उसने अपने पेरेंट्स से $20,000 भी लिए थे। इसके बाद एक कोर्ट केस भी हुआ था, तुम उसे हरास कर रहे थे। एक्चुअल में हुआ क्या था? रॉबर्ट कहता है कि उन्होंने ये सब चीजें इमेजिन की थी। मैं और वो लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे और इसी वजह से वहां से चले गए। उसे पता नहीं था कि वो लड़की अल्कोहलिक है और इसी वजह से अपने पेरेंट्स से पैसे मांगती थी। एक दिन वो अचानक से गायब हो गई और इसके बाद उससे नहीं मिली। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी और इसी वजह से उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी ताकि मैं उसे ढूंढ ना पाऊं। जज ने ये सब चीजें जब देखी तो उसने केस को डिसमिस कर दिया था। रॉबर्ट को ये बात अच्छी नहीं लगी कि एलिस उस पर ट्रस्ट नहीं करती और इसी वजह से गुस्से में वो वहां से चला जाता है। इसके बाद एलिस को उस लड़की के फादर का कॉल आया। वो उन पर गुस्सा हो जाती है और कहती कि मैं और मेरे पार्टनर को डिस्टर्ब मत कीजिए। थोड़ी देर बाद जरा सोचने पर उनसे मिलने के लिए आ गए। उनके घर पर आने के बाद हमें पता चलता है कि लड़की और कोई नहीं तो सोफिया ही थी। सोफिया रॉबर्ट के साथ पूरी कंट्री में घूमी थी। वो अपने फादर के क्रेडिट कार्ड को यूज करके ट्रांजैक्शन करती थी। उसी से उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर वो कभी भी ढूंढ नहीं पाए। एक दिन वो जरा स्ट्रेस में थी और उसने घर पर कॉल किया था। उसने कहा कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। फादर ने उसे वो भी दे दिया था। उन्होंने उसे टोटल $300,000 दिए थे। पैरेलल में हम एलिस और रॉबर्ट को साथ में देखते हैं। रॉबर्ट उसे एक मिशन के लिए रेडी कर रहा था। एलिस के नाम से उसके डॉक्यूमेंट्स वो रेडी करता है। रात में एलिस रॉबर्ट के पास घर पर आती है। उसे कहती कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मुझे तुम्हें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए था। अगले दिन सोफिया एलिस की तरह प्रिटेंड करती है और वो दोनों बैंक में आए। एलिस और रॉबर्ट ने अपने बिजनेस के लिए एक जॉइंट अकाउंट ओपन किया था। रॉबर्ट उस अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है। एलिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में थी, तभी उसके पैसों की उसे नोटिफिकेशन आती है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई और मीटिंग छोड़कर वहां से घर आ गई। उसने पुलिस को कॉल किया। उसके घर पर डिटेक्टिव सोनिया आता है। एलिस ने उन्हें सारी बात समझाई। सोनिया से कहता है कि तुमने एक जॉइंट अकाउंट ओपन किया था, तो यहाँ पर कोई भी क्राइम हुआ नहीं है। बिजनेस में बहुत बार ऐसी चीज होती रहती है। डिटेक्टिव सोनिया रॉबर्ट को कॉल करता है। रॉबर्ट कहता है कि मेरे और एलिस के बीच में बिजनेस को लेकर जरा डिफरेंसेस थे, इसी वजह से मैंने पैसे सब निकाल लिए। सोनिया ने कहा कि फिर भी तुम्हें पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। रॉबर्ट इसके लिए हाँ कहता है और इसके बाद उसने मोबाइल फेंक दिया। ये सब काम खत्म हो जाने के बाद रॉबर्ट सोफिया को एक टाउन में छोड़ देता है।
कहता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, तुम्हें इस टाउन में थोड़े दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। एजेंसी से कुछ लोग आएंगे और तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। उसे एक फोन देता है, कहता है कि इस फोन पर सिर्फ मैं ही कॉल कर सकता हूँ, अगर तुमने किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो तुम अपनी टेस्ट को फेल कर जाओगी। रॉबर्ट के जाने के बाद एलिस बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इसी वजह से अपने काम पर फोकस वो नहीं कर पाती। उसे रॉबर्ट का कॉल आता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया इस बात के लिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ। शायद तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगे, पर मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। इसके बाद वो फोन रख देता है। एलिस ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कॉल नहीं लगता। नेक्स्ट दिन में अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से वो बात कर रही थी। इन्वेस्टिगेटर उसे कहता है कि अब हमें उसके बारे में कोई भी चीज पता नहीं चल पाएगी, वो वहां से भाग चुका है। नेक्स्ट दिन में हम रॉबर्ट को किसी और टाउन में देखते हैं। उसकी कास्ट देखने के लिए जेनी नाम की लेडी आई हुई थी, उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से वो बात करता है। एलिस ने फिर सोफिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। उसे पता चला था कि सोफिया के साथ प्रेस्टन और मैं, ये दो लोग गायब हुए थे। प्रेस्टन फिर से अपने टाउन में वापस आ गया था और उससे वो बात करने के लिए आए। प्रेस्टन उसे कहता है कि हम 2 सालों तक IRA से भागते रहे, मुझे लग रहा था कि ये सब रियल है। एक दिन अचानक से वो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। तब उसने रियलाइज किया था कि सारा टाइम रॉबर्ट उसे सिर्फ झूठ कहता आ रहा था। रॉबर्ट हमेशा लोगों को जो सुनना होता है वही चीज सुनाता है और उन्हें अपने कब्जे में कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम रॉबर्ट को जेनी के साथ देखते हैं, जो उसकी नेक्स्ट विक्टिम थी। उन दोनों ने बात की और जेनी का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था। उसे पूछता है कि तुम करती क्या हो। जेनी कहती कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरीके से पढ़ सकती हूँ। रॉबर्ट इस बात को चैलेंज की तरह लेता है। उसने इसी वक्त उसे बता दिया कि वो सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करता है। पैरेलल में सोफिया को लेने के लिए कोई भी आ नहीं रहा था और इसी वजह से वो जरा डिस्टर्ब हो रही थी। रॉबर्ट और जेनी की रिलेशनशिप जरा आगे बढ़ती है। रॉबर्ट उसे पूछता है कि क्या तुम्हें अपना जॉब अच्छा लगता है। जेनी इसके लिए उसे मना करती है। रॉबर्ट ने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी आई है, तुम मेरे साथ सीक्रेट सर्विस में काम कर सकती हो, वहां पर तुम एज अ साइकोलॉजिस्ट देश जॉब भी कर पाओगी। जेनी को आइडिया बहुत ही क्रेजी लगता है, उसे बहुत ही पसंद आया। जेनी उसे कहती कि मैं पिल्स पर हूँ, उसे जरा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। रॉबर्ट कहता है कि इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद एक दिन वो हॉलीडे के लिए आए हुए थे। रॉबर्ट उसे कहता है कि एजेंसी ने तुम पर बहुत सारा रिसर्च किया, उन्हें तुम पसंद हो, पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, तुमने USA में अपनी स्टडीज के लिए लोन लिया था, वो पहले तुम्हें पे करना पड़ेगा। जेनी को ये बात जरा अजीब लगी, पर रॉबर्ट कहता है कि एजेंसी तो ऐसी ही होती है। एलिस कहती है कि शायद मैं मेरे पेरेंट्स से हेल्प मांग सकती हूँ। इन्वेस्टिगेशन करते करते एलिस और सोनी ये डायरेक्टली मे के घर पर आ जाते हैं। उन्होंने अंदर देखा तो उसे डॉटर्स थी, एक्चुअल में रॉबर्ट की डॉटर थी। एलिस उसे कहती कि रॉबर्ट एक्चुअल में बहुत बड़े डेंजर में है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमें हेल्प करो, या तुम्हारे पास उसका कोई कांटेक्ट है, कोई भी चीज हो, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं जरा डर जाती है और उसे एक डायरी दे देती है। रॉबर्ट के अलग अलग कॉन्टेक्ट्स की इसमें डिटेल थे। बाद में सोनी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि ये सब करना इलीगल था। सोनी उसे कहता है कि टेक्निकली रॉबर्ट ने कुछ भी क्राइम नहीं किया है, उसके सारे विक्टिम्स को लगता है कि अब भी वो उसके लिए काम कर रहे हैं, अगर वो खुद हेल्प नहीं चाहते तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। एलिस सब नंबर्स को कॉल करने का ट्राई करती है पर कोई भी लग नहीं रहा था। रॉबर्ट ने जेनी को फिर से पैसों के बारे में पूछा। वो कहती कि शायद ये एजेंसी का काम मैं नहीं कर पाऊंगी। रॉबर्ट ने देखकर उसकी पिल्स लेता है और उसने उसे बंद कर दिया। कहा कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, एजेंसी में तुम शार्प रहोगी, मैं तुम्हें इस एडिक्शन से दूर कर दूंगा। अगले दिन सोनी एलिस के पास आता है, उसे कहता है कि हमें एम्बेसी से बुलाया गया है। जेनी के पेरेंट्स उसके लिए जरा वरीड हो गए थे और उन्होंने डायरेक्टली अमेरिकन एम्बेसी को कॉल किया था। एम्बेसी ने इन सब बातों पर रिसर्च किया था, उन्हें रॉबर्ट के बारे में पता चल चुका था। एलिस ने कहा कि हमने इस पर रिसर्च किया है, रॉबर्ट की एक नोटबुक हमारे पास है। एम्बेसी की ऑफिसर नोटबुक उसे मांग रही थी पर एलिस उसे मना करती है। उसने कहा कि रॉबर्ट के विक्टिम्स को मैं जानती हूँ, उसका मैंने पूरा स्टडी किया है। एलिस की ये सब बात सुनकर उसके साथ काम करने के लिए वो मान जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे कॉल लगाए और फाइनली कॉल सोफिया को लग जाता है। सोफिया से उसकी वो लोकेशन मांगते हैं। सोफिया से मिलने के लिए फिर एलिस आती है। उसने कहा कि हम एजेंसी से है। उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। एलिस उसे कहती कि तुम अपने टेस्ट में पास हो चुकी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रॉबर्ट को लोकेट करें। उसे पूछती कि क्या तुम कुछ ऐसी जगह जानती हो जहां पर रॉबर्ट हमेशा तुम्हें लेकर जाया करता था। सोफिया ने कहा कि वो हमेशा हम पर पट्टी बांधता था, पर मैंने रूट को इमेजिन कर लिया था। वो मैप पर एकदम सही तरीके से लोकेशन पिन पॉइंट कर देती है। इसके बाद वो उस लोकेशन पर निकल जाते हैं। जेनी बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। रॉबर्ट ने उसे बाथटब में डाल कर रखा था, वहां पर वो अनकॉन्शियस हो गई थी, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। बाहर एलिस रॉबर्ट को देखती है। एलिस कहती कि अब तुम पकड़े जा चुके हो, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसे चकमा देकर वहां से भागने लग गया,
और सोफिया ने सब कुछ देख लिया था, उसकी गाड़ी को क्रैश कर देती है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। जेनी अब भी जिंदा थी। रॉबर्ट को कोर्ट में सजा दी जाती है। एलिस अपनी लाइफ से मूव ऑन करती है और रॉबर्ट ने उसे जो आइडिया दिया था कार को लीज करने का, उसी को उसने रियलिटी कर लिया। वो इसमें सक्सेसफुल हो गई थी। मूवी के लास्ट सीन में हम रॉबर्ट को जेल में देखते हैं। जेल का एक एम्प्लॉय उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम एक स्पाई हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कह देना। अब भी लोग रॉबर्ट पर बिलीव ही कर रहे थे। ये मूवी हमें एक डार्क रियलिटी पता कर जाती है। लोगों को जो सुनना है, अगर वही चीजें तुम उन्हें सुनाओगे, उनके ड्रीम्स के साथ खिलवाड़ करोगे, तो तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। इस तरीके से एक्सप्लॉइट करने वाले लोगों से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। इसी के साथ आज का हम वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। वैसे मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।